सो गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस पर्टिकुलर कोर्स में हम हिस्ट्री ऑफ एआई को थोड़ा और डीपली समझेंगे। हम जानेंगे कि कौन से साल में कौन सी एक्टिविटीज़ हुई और मोस्ट इम्प्रूवमेंट या फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें कौन कौन से सालों में देखने को मिली। और ये जो है हमारा थ्रू आउट द कोर्स के अंदर ये जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एआई उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर जानकारी पूरी होनी चाहिए। दैट्स वाई हमने इस टॉपिक को यहाँ पे ऐड किया है। हिस्ट्री ऑफ एआई को थोड़ा और डीपली जानने की कोशिश की है। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट्स दिखाऊंगा और हम जानेंगे एक एक करके कि किस तरीके से कब एआई की स्टार्टिंग हुई। ऑब्वियसली हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि एआई की स्टार्टिंग कब हुई और आज हम 2023 में और एआई ने कितना इंप्रूवमेंट कर लिया। बट थ्रू आउट द स्टोरी, थ्रू आउट द जर्नी क्या थी उस चीज़ की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहली स्लाइड से, जो कि है द बर्थ ऑफ एआई विच इज़ 1950s। सो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन करा था कि 1950 का जो दौर था उस टाइम एआई का बोल सकते हैं बर्थ हुआ था। बट द थिंग इज, इस टाइम ना एआई को कोई समझ सकता था, ना एआई का कोई नाम भी पड़ा था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम आगे चल के पड़ा है। इस टाइम पे 1950 के टाइम पे बस एक कंसेप्ट रखा गया था कि कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो सकती है जो इंसानों की तरह सोच सकती है। कुछ मैथमेटिशियंस एंड कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट को प्रस्तुत किया था 1940s और 1950s के दौर में, जहाँ पे इस चीज़ को उन्होंने बताया कि एक कंप्यूटर या फिर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ चीज़ हो सकती है जो इंसान की तरह सोच सकती है और इंसान की तरह परफॉर्म कर सकती है, डिसीजंस ले सकती है, चीज़ों से सीख सकती है और उसको दोबारा दोहराने में और ज़्यादा एडवांस हो सकती है। राइट, देन जब ये दौर चल रहा था उसके बाद 1956 में लगभग 6 साल बाद वहाँ पे जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जॉन मैकार्थी नाम के, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इनका पिछले वीडियो में। तो जॉन मैकार्थी जो थे उन्होंने ये टर्म दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट, ऑब्वियसली थोड़ा सा सोच समझ के उन्होंने नाम दिया है कि इंटेलिजेंस तो ऑब्वियसली हमारे अंदर भी इंटेलिजेंस है। राइट, ह्यूमन के अंदर क्या है जो जिसकी मदद से वो सोचता है, समझता है, चीज़ों से सीखता है, देन डिसीजंस लेता है, उसे इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो जब कंप्यूटर के पास वो चीज़ दी जाएगी या फिर एक बोल सकते हो कॉपी की जाएगी उस चीज़ को, तो आर्टिफिशियल ही कहा जाएगा। राइट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से उन्होंने इस टर्म को दिया, इस टेक्नोलॉजी को पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा। ठीक है, जो कि एक वर्कशॉप में हुआ था, डार्टमाउथ वर्कशॉप करके है, 1956 में हुआ था। उस टाइम उन्होंने इस टर्म को प्रेजेंट किया था। ठीक है, देन आगे टाइम धीरे धीरे चलता गया, 1950 से 60s का दौर आ गया, लगभग 10 साल के बीच का जो ब्रैकेट है। उस टाइम पे रिसर्चर्स ने अपने जो इन्वेंशंस है या फिर प्रोग्राम क्रिएशन जो थे वो करना स्टार्ट कर दिए थे। और इस टाइम पे जो रिसर्चर्स ने कुछ जो अर्ली लेवल के होते हैं या फिर जो बोल सकते हो बेसिक लेवल के जो एआई प्रोग्राम्स है वो इवन बना भी लिए थे। लाइक जो सिम्बॉलिक लॉजिक या फिर रूल बेस्ड सिस्टम के ऊपर वर्क कर सकते थे। इवन 1956 में एलन न्यूवेल एंड हर्बर्ट ए सिमंस नाम के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बनाया। एआई काइंड ऑफ थिंग था वो भी, उस टाइम उतना एडवांस नहीं था, बट हाँ वो जो सॉफ्टवेयर था, वो जो प्रोग्राम था, वो मैथमेटिकल लॉ जो थ्योरम्स थे उन्हें वो प्रूव कर सकता था। राइट, तो इतना उस टाइम पे एडवांसमेंट आ गई थी। देन धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, द एआई विंटर आया, जिसे 1970s से 80s के दौर को कहा जाता है। और एआई विंटर में क्या हुआ, जो लोग हैं एआई के अंदर इंटरेस्ट लेना छोड़ रहे थे। मतलब इन दौर में ये जो 1950 से लेके 70 तक का दौर था, ये जो 20 साल तक का दौर था, उस टाइम एआई का ऐसा मतलब इस इंटेलिजेंस या फिर इन प्रोग्राम्स का इतना दौर चला था कि लोग ऑब्वियसली फंड करेंगे इन प्रोग्राम्स को। राइट, ये जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे उस टाइम के, ऑब्वियसली उन्हें फंड्स की ज़रूरत होती है इन चीज़ों पे वर्क करने की, नई चीज़ों पे काम करने के लिए। राइट, तो जब 1970 से 80s का दौर आया उस टाइम पे लोग इसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ रहे थे। और जैसे ही ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेना छोड़ेंगे तो उसके लिए फंडिंग भी ख़त्म हो जाएगी, इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा और वो जो चीज़ है थोड़ा ड्रॉप लेने लगेगी। तो उसी को एआई विंटर का नाम दिया गया। 1970 से 80s के दौर को एआई विंटर कहा गया, जब लोगों ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था। राइट, अब इसके बाद का जो समय हुआ, एक्सपर्ट सिस्टम्स, 1970 से ही 80s के दौर के बीच में ही कुछ एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट
कैटेगरीज या फिर बोल सकते हो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज, स्पेसिफिक डोमेन्स के अंदर अपने जो प्रोग्राम्स है उसको जनरेट करा, क्रिएट करा और देखा कि वो चीज़ सही में वर्क कर रही है। लाइक हेल्पिंग डायग्नोस मेडिकल कंडीशंस, मतलब जो मेडिकल पेशेंट की मेडिकल कंडीशन है उसमें ये जो सिस्टम बनाया था इन्होंने वो हेल्प कर रहा था, राइट। असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड मोर, सो डिसीजन मेकिंग जैसी चीज़ों में भी वो मदद करने लगा था जो उनका प्रोग्राम बनाया था। तो कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स, स्पेसिफिक कैटेगरीज में ही ये चीज़ वर्क कर रही थी उनके लिए, राइट। तो ये भी उसी दौर को कहा गया है जब कुछ जगहों पे तो ऑब्वियसली एआई विंटर चल रहा था जहाँ पे लोग इंटरेस्ट खो रहे थे, और साथ ही साथ में उसी दौर पे जो 1970 से 80s के दौर है वहाँ पे एक एक्सपर्ट सिस्टम भी था जहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसी कुछ चीज़, ऐसा कुछ प्रोग्राम भी बनाया, राइट। उसके बाद एआई रिसर्जेंस, तो ये बात है 1990s से लेके प्रेजेंट तक की, 2023 तक की। इस दौर को बेसिकली कहा जाता है एआई रिसर्जेंस, जब ये जो एआई जैसी चीज़ थी अगेन बूम लेने लगी और जो चीज़ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करने लगी। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी किया है मैंने, एडवांसेस इन मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में भी चीज़ें एडवांस होने लगी। न्यूरल नेटवर्क्स एंड कंप्यूटिंग पावर लेड टू रिन्यूड इंटरेस्ट इन एआई इन द लेट 20th सेंचुरी, राइट। तो इन चीज़ों में एडवांसमेंट, जो एआई का खोया हुआ इंटरेस्ट था लोगों के अंदर, दोबारा से उस चीज़ को जगा दिया कि हाँ ये चीज़ कुछ अब बढ़ सकती है, क्योंकि मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें आ गई थी मार्केट के अंदर, ठीक है। मशीन लर्निंग भी एआई का ही पार्ट है, अब उसके अंदर नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट हो जाता है और अभी हम उस चीज़ को नहीं जानेंगे, सिर्फ यहाँ पे एआई से रिलेटेड बात हो रही है क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी वास्ट आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे मेनली जो है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, एआई टूल सीखने वाले हैं और मोस्टली जनरेटिव एआई सीखने वाले हैं, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको एआई की हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, एआई के पूरा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे हम ज़्यादा टॉपिक से दूर नहीं जाएंगे। देन यहाँ पे एआई बिगन मेकिंग सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड रोबोटिक्स, राइट। तो ये था 1990s से लेके प्रेजेंट तक का दौर, जहाँ पे ऑब्वियसली स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है। अब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जैसे बताऊँ, हमारा गूगल असिस्टेंट हो गया, एलेक्सा हो गया, उसके अलावा भी कई दूसरे बहुत से सॉफ्टवेयर्स है जहाँ पे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का काम होता है, राइट। देन इसी दौर के बीच में डीप लर्निंग का भी रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। ये 1990s से प्रेजेंट था और ये डीप लर्निंग जो आई वो 2010 से देन प्रेजेंट जो हमारा अभी चल रहा है, ठीक है, 2023 के आसपास का। तो उस चीज़ में ये डीप लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी भी आ गई जहाँ पे डीप लर्निंग सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग बिकम अ गेम चेंजर विद द यूज ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क्स, राइट। सो वही मशीन लर्निंग का ही एडवांस पार्ट बोल सकते हो इसे आप। ब्रेक थ्रू इन डीप लर्निंग लेड टू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन कंप्यूटर विजन, एनएलपी एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो जो डीप लर्निंग जैसी चीज़ें हैं वही आज हमारे एआई को और ज़्यादा एडवांस कर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तो आते रहेंगी टाइम टू टाइम, उसमें तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ एआई इन एवरीडे लाइफ, अब जो 2010 से प्रेजेंट तक का दौर है उसमें एआई ने इतना एडवांसमेंट कर लिया जैसे कि अब तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मतलब डे टू डे लाइफ में एआई से रिलेटेड इंटीग्रेट हो चुकी है। जैसे यहाँ मेंशन किया है, एआई पावर्ड एप्लीकेशन बिकम इंटीग्रल टू डेली लाइफ विद वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स हमारे नेटफ्लिक्स के अंदर होती है, अमेजॉन प्राइम, इसके अलावा जो हम अमेजॉन से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट के अंदर, और भी दुनिया भर की चीज़ें, पेटीएम के अंदर, फ़ोनपे के अंदर भी रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली हम एआई से अब घिर चुके हैं। सीरी यूज़ करते हैं अगर हमारे पास एप्पल डिवाइसेस है, गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं हमारे पास अगर एंड्रॉयड डिवाइसेस है, देन हमारा स्मार्ट टीवी है उसके अंदर भी एआई रिलेटेड फीचर्स हैं, ऑप्शंस है, राइट। तो अब जो हमारे डे टू डे लाइफ है हम एआई से ही घिर चुके हैं। हमारे फाइनेंसेस भी एआई पे मैनेज कर रहे हैं, हमारे बैंक्स जो हैं, व्हीकल्स में ऑलरेडी ऑटोनोमस जैसे फीचर्स आ चुके हैं। टेस्ला की बात की जाए बहुत आगे है, अभी हमारे इंडिया में टेस्ला नहीं है, बट स्टिल जो दूसरे ब्रांड्स है, टाटा, महिंद्रा, इसके अलावा भी जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो भी ऑटोनोमस व्हीकल में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर रहे हैं, राइट। तो हम घिर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ इस चीज़ का मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि एथिकल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस जो अब आने लगे हैं। पहले इन चीज़ों के बारे में इंसान नहीं सोच रहा था, बट जब इंसान कर देता है उन चीज़ों को, मतलब चीज़ों को और एडवांस कर देता है, एक्सट्रीम कर देता है, तब वो सोचता है कि यार ये सब तो पहले सोचा ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ गई कि
ethic bias, जैसा कि मैंने कहा था कि bias about the algorithm, then privacy जो privacy का issue है AI से related की obviously अगर हम AI को access दे रहे हैं तो वो एक robot है जिसके पास हमारा सारा data है, ठीक है। अगर हम उसको अपने फ़ोन में कोई किसी एप्लीकेशन के अंदर AI है और एप्लीकेशन को हमने एक्सेस दे रखा है तो ऑब्वियसली AI के पास भी एक्सेस है और AI खुद सोच सकता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है AI का, बट अगर ऐसा हो एडवांस और थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो AI खुद सोचने लगेगा और वो हमारे डेटा को मिसयूज़ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जिसे टैकल करने की ज़रूरत है और ये टाइम टू टाइम और चैलेंजेस भी आएंगे जैसे जैसे चीज़ें और एडवांस होती चली जाएंगी, राइट। एंड यहाँ पे भी मेंशन किया है कि गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट, राइट। तो कई देशों के गवर्नमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने गाइडलाइंस या फिर रूल्स भी बना रखे हैं कि आप इस लेवल से आगे नहीं जा सकते। इवन हर टेक्नोलॉजी के अंदर, इवन कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी उन्होंने कुछ बाउंडेशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे हैं, राइट। तो ये चीज़ थी। नाउ ऑन गोइंग जो एवोल्यूशन चल रहा है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आगे जो फ्यूचर में चलेगा ऑब्वियसली कई चीज़ें और बदलेंगी। जो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि AI कंटिन्यूज टू इवॉल्व रैपिडली विद एडवांसमेंट इन क्वांटम कंप्यूटिंग, एक्सप्लेनेबल AI एंड AI एथिक्स, राइट। AI एथिक्स जो कि मैं बता रहा था अभी, ठीक है। एथिक्स होने चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर भी अब, क्योंकि अगर उसके पास एथिक नहीं है तो वो डेटा जैसी चीज़ों को, जैसे डेटा जैसी सेंसिटिव चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ कर सकता है। तो अब जो एडवांसमेंट होगी वो इन चीज़ों पे होगी, ठीक है। देन यहाँ पे एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर, क्लाइमेट मॉडलिंग एंड मोर आर कंटिन्यूइंग एक्सप्लोर्ड। सो इन चीज़ों के अंदर भी एप्लीकेशन यानी यूजेज जो हमारा है, यूजेज हेल्थ केयर के अंदर, क्लाइमेट मॉडलिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसको अभी एडवांसमेंट होने वाली है या होगी, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल हिस्ट्री ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। ये मेरे को लगा था कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप पूरा AI के बारे में सीख रहे हैं तो एक हमारी जो नॉलेज है वो अधूरी नहीं रहनी चाहिए, राइट। इसलिए इस टॉपिक को ऐड किया गया है, ठीक है। पूरी टीम के साथ मीटिंग करके, रिसर्च करके इस चैप्टर को बनाया गया है, इस जो वीडियो है उसको बनाया गया है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा और वैल्यूएबल लगा होगा, राइट। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।